आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का इस शो पर। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। एक दफा फिर से आपके सामने हाजिर हूं, आप ही का पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है कुछ लम्हे फुर्सत के। हमारी कोशिश होती है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपके सामने कुछ नई चीजें लेकर आएं, कुछ नई बातें आपको बताएं, कुछ नई पर्सनैलिटीज से आपको मिलवाएं, जिनसे मिलकर आपका फायदा हो सके और आप अपने लम्हों को, जिनको आप फुर्सत से गुजार रहे हैं, और सुकून के साथ गुजार सकें। तो जनाब, देर किस बात की, चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने इस प्रोग्राम की। हम बात कर रहे हैं महिला हुकूक की, हम बात कर रहे हैं खवातीन के हक की, और उसको लेकर हमने आपसे बातचीत एक बार करवाई भी थी एडवोकेट प्रज्ञा परिजात सिंह की। आज फिर एक बार वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रज्ञा परिजात सिंह, आपका एक बार फिर से हमारे शो पर बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रज्ञा, अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार हमने संपत्ति की बात की थी। संपत्ति पर बहू का कितना राइट है, कितना अधिकार है, उसका कितना हक है, बेटी का कितना क्या कुछ अधिकार है, आज उस बारे में बात करते हैं। अब हमें ये समझना जरूरी है कि संपत्ति दो तरीके की हो सकती है। पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दूसरी है सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति यानी कि जो आपने खुद अपनी मेहनत से, अपने पैसे से कमाई है, आपको जो एंसेस्ट्री में नहीं मिली है। अब महिलाओं की बात करें, स्पेशली हिंदू लॉ में, तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया जहां ये बोला गया कि बेटी का भी संपत्ति पे, पैतृक संपत्ति पे उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का है। यानी ये एक आदमी है जिसके एक बेटा है और एक बेटी है, तो उस आदमी के मरने के बाद उसकी संपत्ति को 50-50% दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। चाहे बेटी शादीशुदा ही क्यों ना हो, चाहे बेटी विधवा ही क्यों ना हो, कुछ भी स्टेटस हो, बेटी का प्रॉपर्टी में इक्वल राइट है। तो ये तो रही बात हिंदू लॉ की। अब यदि हम बात करें कि बहू का प्रॉपर्टी में क्या अधिकार है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से कुछ एक टेबल बनाई गई है, एक डिफरेंशिएशन है, एक चार्ट है कि यदि कोई इंसान मर जाता है बिना अपनी वसीयत बनाए हुए, तो उनकी जो पैतृक संपत्ति है उसका विभाजन कैसे हो। तो ऐसे में क्लास 1 और क्लास 2 आयर्स होते हैं। सो यदि कोई आदमी खत्म हो जाता है, सो उसके मरने के बाद उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का, उसकी संपत्ति पे 1/3 इस तरीके से पोर्शन है। यानी उनका जितना भी प्रॉपर्टी है सब में इक्वल बटेगी, जहां पे एक महिला का। लेकिन अगर किसी लेडीज के बच्चे नहीं हैं, जी, अगर किसी लेडीज के बच्चे नहीं, उसके लिए क्या कुछ प्रावधान कानून देता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ऐसा पूरा राइट है महिला का कि यदि वो जो है इशूलेस है, यानी कि उनके बच्चे नहीं हैं, तो भी वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती हैं। और कानूनी प्रोविजंस दिए गए हैं सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, जहां पे वो जाके अपना क्लेम डाल सकती हैं कि इस घर में मैं हूं, मैं यहाँ की जो है हायरार्की में फिट बैठती हूँ, मुझे भी प्रॉपर्टी में मेरा नाम भी म्यूटेट किया जाए। तो क्या इक्वली दिया जाएगा? अगर किसी लेडी को बच्चे होते, उसके किड्स होते, उसी लेवल पर प्रॉपर्टी का जो, अगर हम बात करें कि डिवाइड उसी लेवल पर होगी या फिर कुछ कम या थोड़ा कम? डेफिनेटली बहू का शेयर कम होगा। बहू के शेयर को हम बेटी के शेयर में वो नहीं कर सकते, क्योंकि बेटी का 50% राइट है। यदि कोई बहू है और उसके बच्चे हैं तो सबका हिस्सा है, लेकिन अगर बच्चे वहां पे नहीं है तो वो अपने पति के थ्रू, पति की प्रॉपर्टी में, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती है। तो ऑफ कोर्स उसका शेयर वहां थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, लेकिन कोई कहे कि उनका अधिकार नहीं है, ये नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई है, क्योंकि लोगों के मन में ज़रूर ये क्वेश्चन होता है, उन लेडीज़ के मन में क्वेश्चन होता है कि जो इस चीज़ को फेस कर रही होती होंगी, या तो विधवा होंगी, या अपने बच्चों के साथ होंगी, या बच्चे नहीं होंगे, तो आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ? तो प्रॉपर्टी पर डेफिनेटली ससुराल की प्रॉपर्टी पर हक ज़रूर है, पर उतना नहीं जितना कि एक बेटी का होता है। एक और सवाल मेरा आपसे है, दहेज को लेकर हमेशा से कानून रहा है, काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून रहा है कि दहेज नहीं लेना, जो लोग दहेज लेंगे उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का, अगर हम बात करें, प्रावधान है। आपको लगता है इतनी कड़ी सजा का प्रावधान होने के बावजूद भी क्या दहेज कम हुआ? आज की अगर आप कंडीशन की बात करें, जो हम अपनी आंखों से अभी भी देख पाते हैं, दहेज कम हुआ है, ऐसा लगता है? महिला के तौर पे तो मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं लगता है कि दहेज की प्रथा जो है ख़त्म हो चुकी है। ये अभी भी प्रचलित है, भले इसका नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन अभी भी हश-हश मैनर में बिल्कुल इसको ये कहते हैं, आप अपनी बेटी के नाम से जो आपने संकल्प लिया है आप वो दे दीजिए, इस तरीके की बातें की जाती हैं। कोई मुंह खोल के शायद दहेज नहीं लेता है, लेकिन और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में क्लियरली बोला हुआ था कि न सिर्फ दहेज मांगना, बल्कि
दहेज देना भी कानूनन अपराध है। यानी यदि आपके पेरेंट्स कानून वो इस चीज को बाईपास करके कर रहे हैं, दूसरे को दहेज दे रहे हैं, ये भी गलत है और इसकी यदि रिपोर्टिंग होती है तो वो उसके लिए पीनल ऑफेंस माना गया है। लेकिन अगर रियलिटी और स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो आज भी दहेज उतना ही प्रचलित है। भले बड़े शहरों की हम बात करें या छोटे शहरों की, हर जगह अभी भी उतना ही इसका उतना ही चलन है। जो मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी परेशानी है कि कहीं ना कहीं मानसिकता लोगों की बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो दहेज को लेकर आपने बात कही है कि लोग दूसरे वे में कहते हैं, पर कहते जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून का डर है जिससे उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लगातार ख्वातीन के हक की बात कर रहे हैं कि उनके पास क्या कुछ अधिकार दिए गए हैं। हमने देखा ख्वातीन की शादी होने के बाद में कई ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको अबॉर्शन झेलना पड़ता है, अबॉर्शन उनका होता है। उसकी अगर हम बात करें तो उसमें लेडीज़ का अपना खुद का कितना हक है अपने शरीर पर, क्योंकि हमने देखा उसको प्रेशराइज करके उसको अबॉर्शन करा दिया जाता है। कभी ये पता चल जाता है कि पेट में बेटी है उस वजह से, या बच्चे घर पे ज़्यादा हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, उस लेडी का अपने शरीर पर कितना अधिकार है, वो चाहे तो वो अबॉर्शन को रोक सकती है क्या? आर्टिकल 21 जो भारत का संविधान है वो किसी भी महिला को राइट देता है कि न सिर्फ उसका राइट टू लाइफ है बल्कि उसका बॉडीली इंटेग्रिटी पे भी, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी उसका अधिकार है। बच्चेदानी मेरे शरीर के अंदर है, कोई और नहीं डिसाइड कर सकता मेरे बिहाफ पे कि मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ कि नहीं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बेटों का प्रचलन ज़्यादा है कि बेटे होते हैं तो वही जो है आपकी लिनेज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, चूँकि लिंग परीक्षण पहले होता था और भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए PCPNDT एक्ट आया था कि प्री नेटल प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट करना इलीगल है। इस तरीके की क्लिनिक्स जो इलीगल अबॉर्शन करते थे उन सब के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पीनल ऑफेंस था। तो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है अबॉर्शन रेट्स में जो बेटा बेटी को लेकर होता था। हालांकि आज भी महिला के पास पूरा अधिकार है कि यदि वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती है और बच्चा हो चुका है, उसके शरीर में आ चुका है, तो उसके ऊपर कानूनी उसके राइट्स हैं कि वो अबॉर्शन जा सकती है। तो राइट टू अबॉर्शन एक महिला का मौलिक अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है। अब 3 महीने, चूंकि आपको पता होगा कि 9 महीने होते हैं, टोटल 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक कोई भी महिला जा सकती है और ऐसे ही अबॉर्शन करा सकती है। यदि 3 महीने से 6 महीने के अंदर, चूंकि आपका जो भ्रूण है वो काफी विकसित हो जाता है, उसको तब एग नहीं माना जाता, उसको तब ह्यूमन माना जाता है। तो यदि तब आपके साथ मान लीजिए कोई शारीरिक विकृति हो रही है आपको, या आपकी हेल्थ इश्यूज नहीं है अच्छे, डॉक्टर आपको कह रही है कि भाई या तो तुम्हारी जान बचानी है तो बच्चे को हटाना पड़ेगा, यदि इस तरीके की स्थिति आती है, सो 3 to 6 मंथ्स के अंदर यदि कोई महिला अबॉर्शन कराना चाहती है तो थोड़ा सा प्रोसीजर टेक्निकल है। और फिर भी कानून ने ये राइट दिया है कि वो किसी भी हाई कोर्ट जाके वहाँ पे एक रिट याचिका दायर कर सकती है और कोर्ट से वो परमिशन ले सकती है कि मैं अपना अबॉर्शन कराना चाहती हूँ, यदि उसकी हेल्थ पे सीरियस इशू। यानी कि अगर कहा जाए, अगर वो अबॉर्शन नहीं कराना चाहती, किसी भी तरीके से उसको प्रेशराइज अगर किया जाता है, तो वो जाकर इसकी कंप्लेंट कर सकती है। हमने देखा है लड़कियां किसी से कम नहीं है, वो कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। हर ऑफिस में आपको इक्वली, जितने आपको लड़के दिखाई देंगे उतनी ही लड़कियां आपको काम करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन लड़कियों के लिए ऑफिस में माहौल अलग है, वर्क प्लेस में किस तरह का उनको माहौल मिल रहा है, इससे हम सभी वाकिफ हैं कि वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायतें आ रही हैं। वर्क प्लेस पर अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉश द्वारा किस तरह की कमेटी बनाई गई और ये किस तरीके से काम करती है? जी, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आया था जिसमें कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की गई थी। और यहाँ बोला गया था कि यदि कोई भी ऑफिस, भले वो सरकारी हो, भले वो प्राइवेट हो, स्कूल हो, संस्था हो, कुछ भी हो, यदि वहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं, महिला पुरुष कोई भी, तो वहाँ पे एक सेक्सुअल हरासमेंट कमिटी इंटरनल होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हमने देखा गया है कि महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट उनके वर्क प्लेस पे अक्सर होता है, जिसकी शिकायतें आती हैं, बातों को दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। महिलाओं को डिफरेंट तरीके का उत्पीड़न हुआ है। जब मी टू मूवमेंट हुआ तो बहुत महिलाएं खुल के आई, उन्होंने बताया कि हमारे वर्क स्पेस पे हमारे साथ ये हुआ था। अब बात करें कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होता क्या है, तो बेसिकली मान लीजिए कोई आपका बॉस है, कोई सुपीरियर है, कोई पोजीशन ऑफ पावर में है, वो किसी महिला के साथ अभद्रता करता है, कोई उसे फोर्स कर रहा है कि आप मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करिए, आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है जो जिससे आप कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही हैं, कोई भी ऐसा सेक्सुअल रिमार्क
तुम तो बहुत सेक्सी लग रही हो। ये छोटी बात लगेगी, लेकिन महिलाएं इस बात से हो सकता है सहज ना हो। तो यदि इस तरीके की कोई भी चीज होती है तो एक महिला के पास अधिकार है कि वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनी हुई है, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटीज हैं, इन्हें पॉश कमिटीज कहते हैं, बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, वहां ये औरत जाके कंप्लेंट कर सकती है। उसके बाद उसका एक अपील मैकेनिज्म भी है। लेकिन यहाँ कभी कभी परेशानियां ये होती हैं कि उस पॉश कमेटी के मेंबर उसी ऑफिस के होते हैं, तो वो बातों को दबाने की कोशिश बिल्कुल करते यही हैं। मेरा एक सवाल था कि अगर ऑफिस मेंबर ही अगर इस कमेटी का हिस्सा होंगे, और क्योंकि बात ये बॉस की है, बात एक हायर लेवल की है, बेशक। तो कोई भी डेफिनेटली ये जो उनकी कंप्लेन है ऊपर नहीं जाएगी। तो आपने जैसे जिक्र किया कि कमेटी में फिर मेंबर्स अगर ऑफिस के ही होंगे, आप ये कहना देखिए पॉश में अब यही बहुत अच्छी चीज आई है कि पॉश की जो भी कमिटीज बनेंगी इसमें इंटरनल मेंबर्स भी होंगे और एक्सटर्नल मेंबर्स भी होंगे। जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हूं, ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जहां उन्होंने मुझे एक एक्सटर्नल मेंबर डाला है। उसका लॉजिक ये है कि वो बाहर वाला इंसान न्यूट्रल होगा, वो बातों को क्लियरली समझेगा, देखेगा और वो असली रिपोर्ट बनाएगा। न सिर्फ ये, अगर आपको लगता है कि नहीं इंटरनली जो ये इंक्वायरी रिपोर्ट बनी है उससे आप खुश नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सीनियर का इन्फ्लुएंस है, तो किसी ने आपको नहीं रोका है, आप डायरेक्टली ये वाली कंप्लेंट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डाल सकती हैं। तो कहीं कानून आपको रोकता नहीं है कि आपको पॉश कमेटी के पास ही जाना है, आपके पास बाहर कोर्ट में जाने का भी पूरा अधिकार है। ये एक चीज बड़ी अच्छी है इसमें, क्योंकि अगर ऑफिस का ही कोई मेंबर होगा तो जो भी वहां लड़की काम कर रही होगी, जिसको डेफिनेटली वो फिर कंप्लेन करने नहीं जाएगी, उसको इस बात का डर होगा कि उसकी कंप्लेन आगे नौकरी चली जाएगी, नौकरी अलग चल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने आउटसाइड मेंबर की बात की वो एक बहुत बढ़िया बात है। दूसरा एक और मैं बात करूं ख्वातीन के एक और अधिकार की, कि अगर किसी महिला की गिरफ्तारी रात में होती है तो अपनी उस गिरफ्तारी को रोकने के लिए वो क्या कुछ कदम उठा सकती है? क्या उसके पास इससे रिलेटेड कोई राइट्स हैं? राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स कहते हैं, जिससे कि सीआरपीसी में ये अधिकार दिए गए हैं कि यदि कोई इंसान, महिला, पुरुष, उनको पुलिस अरेस्ट करने आ रही है तो उस समय उनके क्या अधिकार हैं, जेल जाने से पहले उनके क्या अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें सीआरपीसी में दी गई हैं। स्पेसिफिकली यदि हम महिलाओं की बात करें तो कुछ यहाँ पे चीज़ें बहुत ही गौरतलब हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है हर महिला को पता होनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यदि कभी भी पुलिस आ रही है आपको अरेस्ट करने के लिए और आप महिला हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस पुलिस के जो लोग आ रहे हैं, ऑफिसर्स आ रहे हैं, वहाँ पे एक वुमेन कांस्टेबल होनी चाहिए। आपकी शरीर की फ्रिस्किंग, आपके हाथ को पकड़ना या आपकी बॉडी को पकड़ना सिर्फ एक महिला कांस्टेबल कर सकती है, पुरुष कांस्टेबल को ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये, जो भी पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना नेम का यहाँ पे जो नेम प्लेट लगा रहता है वो उसे ज़रूर पहने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको किसने अरेस्ट किया है। अगर आप प्रेग्नेंट वुमन है और आपको पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ एक हेल्थ ऑफिसर होंगे, और आपका जो है बयान लेने के बाद या आपको थाने ले जाने के बाद कॉन्स्टेंटली फ्री सरकारी हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि चूंकि आप वुमन है, एडवांस स्टेज पे हैं, तो वहाँ पे आपका हेल्थ का रेगुलरली चेकअप किया जाएगा, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति ना आए जहाँ पे बाद में ये कहा जा सके कि अबॉर्शन हो गया है बिकॉज इनके साथ कुछ गलत चीज़ घटित हुई है। जैसे ही पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, पुलिस का पूरा राइट है आपको ये बताने के लिए कि आपको जो है फ्री लीगल एड की सर्विसेज भी अवेलेबल है, और आपके किसी ना किसी एक रिश्तेदार को जरूर बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस आई और पुलिस उठा के आपको टांग के ले गई और आपके वेयर अबाउट्स किसी को पता नहीं है। सो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी ना किसी आपकी नियरेस्ट किथन किन को वो इन्फॉर्म कर पकड़ लिया है फला जुर्म में, आप वकील ला सकते हैं या आप खुद भी आ सकते हैं इनको छुड़वाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही उम्दा जानकारी आपने यहाँ पर दी है उन तमाम ख्वातीन के लिए जो आपको सुन रही हैं, आपको देख रही हैं और साथ ही साथ कानून को समझने की भी कोशिश कर रही हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर जाते हैं। अगर हम सीनियर सिटीजन महिलाओं की बात कर लें, ख्वातीन की बात कर लें, उनके लिए क्या कुछ कानून है? क्योंकि हमने देखा है कि घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, कभी बेटे द्वारा मारपीट की जाती है, कभी बहू के द्वारा मारपीट की जाती है, उनके लिए किस तरह के प्रावधान है, किस तरह के कानून बनाए गए हैं? देखिए, सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एक्ट एक आया था जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स इंक्लूडिंग बोथ मेल एंड फीमेल, उनको ये राइट दिया गया था जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, 60+ हो जाते हैं, कहीं ना कहीं घर में आप एक अनवांटेड असेट की तरह होने लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस में पाया गया है कि उनके अपने सगे बेटे और बहू उनके ऊपर
अत्याचार कर रहे हैं, प्रॉपरली खाना नहीं दे रहे हैं, उनकी पेंशन रख ले रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पे अगर इस तरीके का कोई भी केस होता है जहाँ आपके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बीइंग अ सीनियर सिटीजन, आपके अपने बेटे बहू द्वारा, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन्स कोर्ट बने हुए हैं जो बेसिकली SDM होते हैं या आपके शहर के जो कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, वो वहाँ पर एक जुडिशियल कैपेसिटी में बैठते हैं। वहाँ पर आप एक सिंपल अर्जी, एक सिंपल चिट्ठी दे सकते हैं, आप पुलिस के पास भी जा सकते हैं, 100 नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे NGOs हैं जो वृद्धाश्रम के साथ साथ लीगल सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो इन सीनियर सिटीजन वेलफेयर कोर्ट में आप अपनी अर्जी दे सकते हैं। वहाँ पे आप अपना नेचर ऑफ ऑफेंस जो है वो बता सकते हैं। आपके पास पूरा अधिकार है कि यदि वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे है और आपकी पैतृक संपत्ति है और ज़बरदस्ती आपके बेटे बहू वहाँ घर में रह रहे हैं और आप ही को खाने को जो है वंचित रख रहे हैं, तो आप उनको प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर सकती हैं। आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स भी ले सकती हैं कि इनको ज़बरदस्ती मेरे घर नहीं लाया जाएगा। सो इंजंक्शन ऑर्डर्स भी आप ले सकती हैं। सो कोर्ट बहुत ही सेंसिटिव है इस तरीके के संजीदगी रखने वाले मुद्दों को लेके। न सिर्फ ये एक 125 का प्रावधान जैसे कि एक महिला का है फ्रॉम द हस्बैंड, एक बूढ़ी महिला या बूढ़े पुरुष या पेरेंट्स वो भी अपने बेटे के अगेंस्ट एक मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हैं यदि वो अक्षम है, हाथ पांव से कमज़ोर है, वो नहीं कमा सकते हैं और बेटा उनको कोई मदद नहीं प्रोवाइड कर रहा है और बेटा सक्षम है उनको हेल्प करने के लिए। तो ऐसे में एक फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी फाइल की जा सकती है इस बुजुर्ग दंपति द्वारा जो मेंटेनेंस सीख कर सकते हैं अपने बेटे से। बिल्कुल 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 प्रज्ञा जी, आपने बहुत ही ज़्यादा उम्दा जानकारी हमें प्रोवाइड की है कि ना कि सिर्फ जो सीनियर सिटीजन महिला है बल्कि उनके साथ साथ जो उनके हस्बैंड है, जो वो दंपत्ति है, अगर उनको किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेंटेनेंस कोर्ट में जा सकते हैं, अपने बेटे से, अपने बहू से मेंटेनेंस मांग सकते हैं, किसी तरह की जो परेशानी है उसे दूर कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए प्रज्ञा जी। थैंक यू मैम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नविता जी। नविता जी, आपका बहुत इस्तकबाल है हमारे शो पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है निशा जी, मेरे गार्डन पे, मेरे बगीचे पे, मेरे आशियाने पे। नविता जी, मैं अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहूँगी कि आपने किस तरह से बागवानी की है, किस तरह से आप अपनी छत को खूबसूरत आपने बनाया है और लोग कैसे अपनी छत को खूबसूरत बना सकते हैं बिना गमलों का इस्तेमाल किए। आपने किस किस तरह के डिब्बों का इस्तेमाल किया है या कहें पैकेट्स का इस्तेमाल किया, प्लीज़ दिखाएँ। निशा जी बिल्कुल, ये देखिए, ये चावल का पैकेट है, आपने चावल का भी लुत्फ उठाया, बाद में पौधा लगा के जो यूजुअली हम फेंक देते हैं। हाँ। और आप ऐसे ग्रो बैग इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस पे होल करने हैं ताकि ड्रेनेज प्रॉपर रहे। अच्छा, तो इसमें हमने छोटे छोटे होल्स भी किए हुए हैं। हाँ, होल्स बेसिकली हमको पानी के ड्रेनेज के लिए करना होता है, प्लांट की रूट्स को ऑक्सीजन मिले उसके लिए करना होता है, हवा पास होए प्रॉपर। और क्या, जल्दी जल्दी से हमारी ऑडियंस को दिखाइए। ये देखिए, ये नमकीन का पैकेट है, नमकीन का आपने खूब आनंद लिया, बहुत खाया, लेकिन इस तरीके का इस्तेमाल हो सकता है ये कभी सोचा नहीं। इसका इस तरह का इस्तेमाल मैंने सोचा कि अपने गार्डन को एक रूप दूँ और एक खुशबू का आनंद लूँ। नमकीन का तो टेस्ट लिया मैंने, साथ साथ सीजनल प्लांट लगा के इसकी सुंदरता को और वो किस चीज़ का डिब्बा है? ये दही आमतौर पे हर किसी के घर पे यूज़ होता है। हाँ जी, तो ये दही का ही डब्बा है, डेली यूज़ की चीज़ है। आपको ज़्यादा कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने अंदर एक शौक़ जगाना है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लिए, इस पर्यावरण के लिए कुछ करना है, तो मुझे अपने किचन से ही यूज़ करना है, आपको कहीं नहीं भागना है। तो ये दही का डब्बा है, डेली यूज़ में हर किसी के घर में यूज़ होता है। चावल की बोरियां वगैरह भी आपने इस्तेमाल किए हैं, तेल के डब्बे हो गए, तेल। और ये आप देखिए, कोल्ड ड्रिंक हर कोई पीता है, गर्मी का सीजन आ रहा है, बिल्कुल आता है। तो ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, इसको मैंने कट करके कलर करके इस पर प्लांट लगा दिया, सीजनल प्लांट। अच्छा नविता जी, मेरा आपसे सवाल है, जब हम गार्डनिंग के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा घर खूबसूरत लगे, हमारा गार्डन खूबसूरत लगे, और उसी खूबसूरती को हम बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे मैचिंग गमले लेकर आते हैं। तो जब हमें जाहिर सी बात है ख्याल आता है तो हम ये सोचते हैं कि हमको सुंदर बनाना है तो मैचिंग चीज़ें रखनी है। आपने कैसे सब कुछ किया? क्योंकि अगर छोटे डब्बों का इस्तेमाल किया भी है, फिर चाहे कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो, दही का डिब्बा हो, नमकीन के पैकेट्स हो, आपका गार्डन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसको खूबसूरत बनाने के लिए क्या कुछ किया? कितने ज़्यादा आपको कलेक्शन करने पड़े एक तरह की चीज़ के? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जैसे जैसे डब्बे मिलते रहे मैंने लिए, पेंट एक जैसे यूज कर लिया। हाँ, सो दैट वो बिल्कुल हो गया। हाँ, इक्वल हो गया। एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर जैसे आप बता रहे हैं कि छोटे बड़े कई तरह के डिब्बों का आपने इस्तेमाल तो किया है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपने मार्केट से बाय किया, कलरिंग वाइज या जिस तरीके से आपने उसको इन्हांस किया है। नहीं, मैंने सिर्फ कलर एक यूज़ किया। कलर भी जो बच्चे लेते हैं पेंटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, तो वो पड़े रहते थे,
तो मैंने कहा चलो यूज़ करें। तो मैंने डब्बों में सारे में इक्वल कलर कर दिया, डब्बे तो अलग अलग साइज़ के किचन में मिलेंगे, तो बस यही है। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे आपने तो अपने शौक के लिए किया, तो क्या इसके माध्यम से बिजनेस भी किसी तरीके से किया जा सकता है, बिजनेस ग्रो किया जा सकता है क्या? बिज़नेस ग्रो कर सकता है। बिज़नेस का मतलब है या तो पैसा बचाना या पैसा बनाना, मेरा मानना ये है। आप पैसा बचा रही हैं। मैं पैसा बचा रही हूँ। आप सिंपल है, आप प्लांट आप लगा रहे हो, आप किसी के बर्थडे में जा रहे हो, कहीं एनिवर्सरी में जा रहे हो, तो आप बाकायदा एक प्लांट तैयार करके आप उसको गिफ्ट कर सकते हो उन्हें। अब जैसे मेरे पास वैरायटी है, जैसे आप मैंने एरिका पाम लगाया है। एरिका पाम मैंने स्टार्टिंग में एक खरीदा था, देन मैंने उसको 3 सेपरेट प्लांट बना दिए, तो मेरे पास अब 4 एरिका प्लांट हो गए। इस तरीके से मैंने 500 रुपये बचा लिए। और आप देखोगे जैसे मैंने एक कंटेनर यूज़ किए तो मैंने काफ़ी पैसे, गमलों के पर जो खर्चा होता था वो मैंने बचा, 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये मैंने वो बचा लिए। देन आप किसी को गिफ्ट देना है तो मैं आपको प्लांट तैयार करती हूँ, सेपरेट स्नेक प्लांट है उसके कई निकाल के स्नेक प्लांट तैयार किया, वो मैं आगे गिफ्ट कर देती हूँ। सबसे तो अच्छा आपने वे gift भी का है पैसे actually वे gifting का। आप लोगों को भी नेचर से आप जोड़ रहे हो, रहे हैं, right। इससे उन पे भी इंटरेस्ट जागेगा। तो एक तरीके से आप प्रकृति को, पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हो, फैला रहे हो, एक मैसेज दे रहे हो, तो लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल। आप किसी को बोल के ये नहीं सिखा सकते हो भाई गार्डनिंग करो, प्लांट लगाओ। जब तक आप खुद नहीं करोगे, एक रोल मॉडल तैयार नहीं करोगे, दुनिया नहीं सीखती है। अब मैंने ये तैयार किया, लोग सीखते तो मुझे और अच्छा अंदर से लगता है कि मैं और अच्छा करूँ। बिल्कुल। अभी तो ये बहुत कम है, मुझे अभी और करना है। अभी और करना है। अच्छा, यहाँ टेरेस पे भी आपके पास, टेरेस में भी आपने सारा मेंटेन वगैरह कर रखा है जितना मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। टेरेस पे किस तरह के प्लांट्स हैं? टेरेस पे यहाँ पे फ्रूट के प्लांट है, मैंगो है, अच्छा, गुआवा है, ऑरेंज प्लांट है, एंचीकू का प्लांट है, बाकी फ्लावरिंग प्लांट है, और सब्जी में बैगन है, और फूलों में मोगरा है, गुड़हल है। नविता जी, अच्छा आपके पास तो छत है, लेकिन जिन लोगों के पास छत नहीं है, जिन लोगों के पास छोटी सी बैल्कनी है, बैल्कनी में थोड़ा बहुत स्पेस है, वो कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, वो कैसे बैल्कनी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लग पाए उनके? बालकनी में, जिसके पास बालकनी है, आपको इंटरेस्ट, आप कैसे प्लांट लगाना चाहते हैं बेसिकली। बालकनी में आप धनिया लगा सकते हो, पुदीना लगा सकते हो, कुछ नहीं है तो आप फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हो। मेन है सुंदरता और ग्रीनरी। और आप प्लांट स्टैंड लगा के उसके ऊपर प्लांटर रख सकते हो, जिससे आपके पास जगह बहुत स्पेस हो जाती है, आप छोटे में ज़्यादा गमले लगा सकते हो। नविता जी, आपका ये बगीचा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और मैं बहुत बेताब हो रही हूँ अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए कि आपने किस तरीके से, कितनी खूबसूरती के साथ अपना बगीचा सजा रखा है। तो चलिए हमको दिखाइए कि क्या कुछ प्लांट्स आपने लगाए हैं। सबसे पहले निशा जी शुक्रिया बगीचे की तारीफ़ करने के लिए। आइए मैं आपको अपने गार्डन का टूर कराती हूँ। बिल्कुल। ये देखिए, ये पाइकस का पौधा है जी। ये आज से 2 साल पहले मैंने लिया था। काफ़ी बड़ा हो गया 2 साल में। हाँ, बेसिकली जो क्यारी मिल गई, डीप वो मिल गया, तो इसलिए स्पेस मिल गया। ये प्लांट है, कैलेंडुला है, गेंदे के पौधे हैं, और ये आपके चेरी टमाटर है। अच्छा, चेरी आप देख रहे हैं छोटे छोटे लाल टमाटर, चेरी टमाटर है ये। एक तोड़ लूं? तोड़ लीजिए बिल्कुल। चेरी टमाटर। और किस किस चीज़ की हमने गार्डनिंग कर रखी है? काफ़ी लाल हो गया, मतलब ये तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से खट्टा, अगर आप नॉर्मल सब्जी में भी इसको डाल सकते हैं, अगर नॉर्मल सब्जी अगर बना रहे हैं तो खट्टापन ये अच्छा खासा खट्टापन अच्छा देता है। आप चटनी भी इसकी बहुत अच्छी बनती है। आप पुदीना मैंने लगाया है, पुदीने के साथ आप चटनी मिक्स कर बना के चटनी बनाइए। मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। पुदीना किस चीज़ की चटनी खानी है भाई, जाओ छत पर जाओ, पुदीना तोड़ो, टमाटर तोड़ो, धनिया भी, और बस चटनी बनाओ, पकौड़े खाओ। पकौड़े खाओ। और ये आप देखिए, ये मूली के पौधे हैं। हाँ जी, मूली लगाई थी, अब इसमें फलियाँ आ रही है। ये अमरूद का पौधा है। अच्छा, अमरूद का? हाँ जी। अमरूद में तो वक्त लगेगा मेरे ख्याल से। अब वक्त लगेगा, फ्रूट्स के प्लांट में वक्त लगता है। हाँ जी। ये आपके सीजनल सदाबहार है, अब इसका सीजन आ रहा है। और आप जैसे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, हाँ जी, ये भिंडी की छोटी छोटी पौध तैयार हो रही है अच्छा, सीजन के लिए। हाँ, अगेन मूली, ठीक है। और ये लेमन का प्लांट है। अच्छा, लेमन में कितना वक्त लगेगा अभी? इसमें अभी 2 साल तो लगेंगे। 2 साल लग जाएंगे। अभी प्लांट कितना बड़ा होगा? प्लांट ये आपका 3 फीट तक जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ्टेड है। स्पेस है इसके लिए इतना, मतलब ये फल स्पेस पूरा है। छत के लिए बेसिकली ग्राफ्टेड प्लांट लगाते हैं जी, जो 3 से 4 फीट तक हाइट उनकी जाती है। तो नविता जी ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी है, उन लोगों को दी है जिनके पास टेरेस है, जो टेरेस में गार्डनिंग करते हैं। ग्राफ्टेड पौधे यहाँ पर लगाए जाते हैं, जो कि जिनकी हाइट कितनी हो सकती है? 4 फीट तक। 4 फीट तक, और उतने में ही वो फल देने लग जाते हैं, फिर चाहे वो अमरूद हो या नींबू हो, आम हो। ऊपर मैंने आम भी लगाए हैं, तो ये 4 फीट में ही फल देने लगेंगे। हाँ जी। दूसरी साइड देखेंगे, वहाँ पे अंगूर की बेल भी तैयार हो रही है। अंगूर की कौन सी है? वो साइड टमाटर के बगल में, वो साथ। अच्छा, वो वाली। और ये टमाटर अगेन
चाय के लिए आपकी लेमन ग्रास आपके बगल में है बिल्कुल। लेमन ग्रास की चाय काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होती है और घर पे लगाने से इकोनॉमिकल भी है। और सारे इंतजामात मतलब आपके पास है, घर पे ही है। हाँ जी बिल्कुल। अदरक टी नहीं, लेमन टी। लेमन टी। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे बैगन का पौधा है, बैगन। तुलसी है। बैगन के पौधे को आपने लगाया है, वो जो आप राइस की जो आप बोरी की बात कर रहे थे? ये मैंने ग्रो बैग में लगाया है। अच्छा, ग्रो बैग में लगाया, ओके। हाँ जी। ठीक है। और टमाटर के पौधे हैं, Again अगेन चेरी टमाटर। हाँ जी। और गुलाब का सुंदर गुलाब। यस, गुलाब। और भी उधर काफ़ी सारे प्लांट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे उस तरफ भी जाना, तो क्यों ना उस तरफ चलें और उस तरफ देखें कौन कौन से पौधे। उधर मेरे ख्याल ज़्यादा फ्लावर्स आपने लगाए हुए हैं। हाँ जी, वो फ्लावरिंग सेशन, क्योंकि सामने से लोग देखते हैं उनको अच्छा लगता है। किसी किसी मूड में उठते हैं, सवेरे मॉर्निंग में देखते हैं तो एक खिला हुआ फूल flower देखते हैं, देखें मूड तो- फ्रेश होता है। राइट। तो ये चीज़ अच्छी लगती है। फिर मैं आगे फ्लावरिंग के प्लांट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ताकि फ्लावर की वजह से लोगों का मूड फ्रेश हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। आस पड़ोस जब पॉजिटिव रहेगा तो नेचुरल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। राइट, ठीक है। और अब हम आ चुके हैं नविता जी के मेन सेक्शन, जो फ्लावर सेक्शन, उसमें आ चुके हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे मुझे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कलरफुल गार्डन दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे कंटेनर डिब्बे जो कि इसके पहले मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। कौन कौन से फ्लावर्स हैं यहाँ पर नविता जी, और किस तरह के डिब्बों का इस्तेमाल किया आपने? एरिका पाम, जो मैंने एक पाम से मल्टीपल किए, स्नेक प्लांट, एंड ये लौकी की सीड्स हैं, सीडलिंग की है आने वाले सीज़न के लिए। आइस फ्लावर्स, और ये सीजन के प्लांट है, थर्माकोल में लगाए हैं, जो मेडिसिन के लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली हमारे घर पे आए थे तो उसे एज ए कंटेनर मैंने यूज़ कर लिया। गेंदा और कैलेंडुला के पौधे। निशा जी, मैंने अभी तो सीजनल प्लांट ही लगाए हैं, जो विंटर सीजन के फ्लावर थे, गेंदा, कैलेंडुला, आइस फ्लावर, बाकी यही सब है, और रोज़ के प्लांट है। और बाकी मैंने जो कंटेनर यूज़ किए हैं वो, जैसे ये बिस्लरी की बॉटल्स यूज़ मैंने की है, पानी के लिए बॉटल आई थी, उनको कट करके प्लांटर बनाए हैं। हाँ जी। और ये आपका ऑयल का कंटेनर है, जिसको कट करके प्लांटर की तरह यूज़ किया है। बाकी सारे ऑयल के पेंट के कंटेनर हैं। अच्छा, वो पेंट का, और हाँ जी, घर में रेनोवेशन का काम चला तो पेंट के डब्बे खाली पड़े तो यूज़ में हो गया है, नहीं होने देना। तो ये पेंट के डब्बे हैं, बॉटल्स हैं। देन ये दही के डब्बे हैं। नविता जी, आप हमारे ख्वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो लोग गार्डनिंग करना चाहती हैं, उनके अंदर किसी भी तरह का शौक है, उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? मैं सबको यही कहना चाहूँगी, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ख्वाहिशें जगा लो। अपने लिए फुर्सत के कुछ लम्हों से कुछ लम्हे अपने लिए चुरा लो, और अपनी चाहतों को, अपनी खुशियों को थोड़ा वक्त दो। आप सोचोगे कि आपके बच्चे बड़े हो जाएं, मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा तब मिलेगा, वो वक्त कभी नहीं आता। आपको उसी बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना होता है, अपनी ख्वाहिशों के लिए जीना होता है। तो जब आप खुश रहेंगी तो आपका परिवार भी खुश रहेगा। ये तो हमेशा आपको ये रहता है कि मैं इतना करती हूँ, फिर उसके बाद ऐसा क्यों, वो सवाल कभी नहीं आएगा जब आप अपनी चाहतों को टाइम देंगे, अपने वक्त को टाइम देंगे। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। अगली दफ़ा एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।